Vidyadeep Eduverse, the universe of knowledge, where learning knows no bounds. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्यादीप एडवर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। एंशिएंट हिस्ट्री का एक लेक्चर आपने दीपक सर के साथ पहले ले चुके हैं आप लोग, लेकिन दिसंबर में ज्योग्राफी के नेट जेआरएफ का एग्जाम करीब आने की वजह से और बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसके बाद में उनको अपना शेड्यूल जो है वो रिशफल करना पड़ा है पूरा। तो अब वो ज्योग्राफी का बैच जल्दी स्टार्ट करेंगे और मुझे आपको मॉडर्न हिस्ट्री और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो पढ़ानी थी, बट अब वो बिजी है तो मेरे को पढ़ानी है ये भी आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हड़प्पा सभ्यता से। तो यार हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, कहीं भी कोई भी इस तरह की चीज़ पढ़नी हो तो उसके कुछ तरीके हैं पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ेंगे तो उसको कुछ सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका प्रसार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पे उसकी साइट्स हैं, उन साइट पे क्या मिलता है, और एसएससी, नेट जेआरएफ और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन दैट यूपीएससी में भी यहाँ से सवाल डायरेक्ट बनते हैं कि भाई जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन ले लें कि कालीबंगा कहाँ पर है, ठीक है, कौन से राज्य में पड़ता है, या फिर कालीबंगा में इनमें से क्या क्या चीज़ें मिली, ऑप्शन में दे दिया, घोड़े का शव मिला है, चूड़ियाँ मिली है, बड़ा शवाधान मिला है, बड़ा कुंड मिला है, तो अपन को वहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई चूड़ियाँ मिली। इस टाइप से जो सवाल है ज़्यादातर यहाँ से डायरेक्ट बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बाद में इसका पतन कैसे हुआ, उसको लेके क्या उदाहरण है, और फिर देखेंगे कि किस रूप में आज भी इसने अपनी निरंतरता को बनाए हुए रखा है। चौंकाने वाली चीज तो है ही कि आज से 4-4.5 हजार साल पहले एक सभ्यता आई, कुछ टाइम बाद में उसका पतन भी हो गया, लेकिन उसके कुछ ऐसे तत्व हैं जो भी आज भी हमारे समाज में इर्द गिर्द, अगर आप लोग जब पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके कुछ तत्व आज भी आपको अपने समाज में, आसपास में आप मिल रहे थे, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा और आप उनको फॉलो भी कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत प्रचलित रहे। ऐसी कुछ अवधारणाओं में पहली जो प्रचलित अवधारणा को हम पढ़ते हुए चलेंगे मेन मेन, इनमें जो पहली अवधारणा है वो है मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है, ठीक है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? भारत, अपना प्यारा राष्ट्र, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ये आ गया इराक। इराक में यहाँ पे बहती है टिग्रिस रिवर, और उसके आसपास में आपको देखने को मिलेगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे यूपेरेटस नाम से भी एक रिवर है, ठीक है, वो भी यहीं पे इसके मेसोपोटामिया की सभ्यता के आसपास में देखने को मिलती है। अब जो पहली जो ये है कि भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही अपने हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ, इस अवधारणा का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है क्रेमर, मार्टिमल व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इनको दिया जाता है, ठीक है। तो जो क्रेमर महोदय इन्होंने बताया कि जो सभ्यता का जो विचार है ना, कि भाई एक सभ्यता का इस तरह से विकास होता है, ये जो सभ्यता का जो विचार है, इस विचार का उद्भव ही यहाँ पर हुआ है मेसोपोटामिया में, और इन्हीं के शब्द हैं कि विचारों के पंख होते हैं। तो इनका मानना है कि जो ये विचार है यही यहाँ से आगे जाके हड़प्पा सभ्यता के वहाँ के लोगों को मिला और फिर वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। कुल मिला के ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मेसोपोटामिया जो है उसी का एक्सटेंशन हड़प्पा सभ्यता भी है। अब इन्होंने ये अपनी जो अवधारणा प्रस्तुत करी है, इसके पीछे इनका जो मत रहा है, इस अवधारणा के बनने के पीछे का जो कारण रहा है, इनका मानना है कि जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है वो अपने पहले ही चरण में पूर्णतः विकसित देखने को मिलती है, जो कि अमूमन होता नहीं है। किसी भी, अगर आप आज के टाइम पे अपने यहाँ पे आसपास सिटी भी देख लो, उसको प्रॉपर सिटी बनने में भी बहुत टाइम लगा होता है। पहले गांव होता है, फिर बड़ा गांव बनता है, फिर और लोग आके बसना स्टार्ट होते हैं, करते करते वो बनता है। तो एक पूर्णतः विकसित सभ्यता का विकास होना पहले ही चरण में नामुमकिन सा लगता है। तो इनका मानना है कि मेसोपोटामिया से ही इसको अपना प्रेरणा स्रोत मिला, यहाँ से एक्सपीरियंस लिया, यहाँ पे आके इन्होंने हड़प्पा सभ्यता बना दी। इसके अलावा इनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में इसका विकास हुआ है उसके आसपास, जैसे मान लो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसके आसपास में जो लोग रहते हैं उससे इन दोनों में कोई आपस में समानता स्थापित नहीं हो पा रही है। इन मतों के आधार पर इन्होंने एक अवधारणा का निर्माण किया कि भाई मेसोपोटामिया से ही इसका विकास हुआ है अपने हड़प्पा सभ्यता का। और इसके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए कि भाई दोनों जगह पे लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी एक साइट है यहाँ पे अपने अब बलूचिस्तान में, वहाँ पे एक चबूतरा मिला है, और ये चबूतरा भी बोले हमारे मेसोपोटामिया में ज्यादा अच्छे से मिलता है, वहाँ पे राजतंत्रीय शासन को निरूपित करता है। तो बोले देखो यहाँ पे भी राजतंत्रीय शासन है, जो कि उस टाइम पे बहुत कॉमन चीज थी नहीं, तो यहाँ पे भी अगर राजतंत्रीय शासन है तो ये वहीं से आया होगा। इस तरह कुछ इन्होंने तर्क दिए। अब और इसके अलावा इन्होंने क्या तर्क दिया कि भी दोनों जगहों पे ईंटों का इस्तेमाल होता है। अब ये जो तर्क दिए है, ये
इनके विपक्ष में जो तर्क है वो कुछ इस तरह से कि जो ईंटों का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो मेसोपोटामिया में तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है और अपने हड़प्पा के अंदर ज्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। अगर एक अपवाद है कालीबंगा, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वहां पे भी जो ईंटें हैं वो अलंकृत हैं, ठीक है, कोई एकदम नॉर्मल ईंटें नहीं है, उनको अलंकृत कर रखा है, उनके ऊपर भी चित्रकारी अच्छे से उन्होंने कर रखी है, फिर उन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो अलंकृत ईंटें हैं, तो समानता कैसे हुई? दूसरी बात रही चबूतरे की, भाई एक चबूतरा मिल गया, एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब इनका मानना है कि जो बलूचिस्तान में जो चबूतरा है, इस चबूतरे से ये अंदाजा इनका लगाना है कि यहाँ पे भी राजतंत्रीय शासन रहा होगा, और राजतंत्रीय शासन जो कि मेसोपोटामिया में ही देखने को मिलता है, उसके बाद सीधा यहाँ देखने को मिला, तो ये दोनों आपस में संबंधित है। लेकिन केवल एक चबूतरा राजतंत्रीय शासन को निरूपित कर कैसे सकता है? राजतंत्रीय शासन की तो बहुत सी चीजें होती हैं, और कुछ नहीं मिला, केवल एक चबूतरा मिला। और रही बात चबूतरे की, तो अपने तो हर घर के बाहर चबूतरा है, तो अपने घर पे भी राजतंत्रीय शासन हो गया इस हिसाब से। तो अपन कौन है? अपन सिपाही जो पिटते रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला कि लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। अब भाई लकड़ी का इस्तेमाल मेसोपोटामिया में तो ज्यादातर जो भी स्ट्रक्चर बना है उसको बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का जो एक शहर है मोहनजोदड़ो, वहां पर जो विशाल अन्नागार और जो दुर्ग प्राप्त हुए हैं उनके अंदर केवल लकड़ी का इस्तेमाल देखने को मिला है, और भी कुछ एक जगहों पर होगा, बट ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं है। तो एक हल्की सी जगह पे लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया तो बोले कि ये सेम हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसके विपक्ष में तर्क है। दूसरी बात, कुछ और भी अंतर है इनमें आपस में। मेसोपोटामिया के अंदर धार्मिक चीजें बहुत प्रबल रूप में थी, जबकि यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या अंतर है? यहाँ पे दोनों जगहों पे लिपि का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि का इस्तेमाल हुआ है। लिपि में चित्रों के माध्यम से इन्होंने अपनी लिपि का विकास किया है। लिपि मतलब जो अपन लिखते हैं ना, वो लिपि है। अब इन्होंने चित्रों के माध्यम से चीज लिख रहे हैं, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहां पे तो ऐसा नहीं था। तो दोनों में अच्छे खासे अंतर है। तो इसलिए ये मत खारिज होता है, ये अवधारणा खारिज होती है कि भाई मेसोपोटामिया से इसका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो अब इनके ये इस हिसाब से इनके जो मतलब ये तो साबित होता है इन अपने जो विपक्ष के तर्क हैं कि भाई ये दोनों आपस में इस तरह संबंधित नहीं है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये दोनों समकालीन रही हैं। समकालीन होने की वजह से क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है इनसे व्यापारिक संबंध रहे हैं, तो व्यापारिक संबंध दोनों में देखने को मिले। व्यापारिक संबंध है तो ये हो सकता है हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे भी देखने को मिले मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन एक दूसरे में उद्भव के स्तर पे इन दोनों में कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं होता है। अभी इसके बाद में उद्भव को लेकर जो अगला विचार है, अगली अवधारणा है, वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। अब जो आर्य थे वो जब आए तो वो रहे सेंधव क्षेत्र में, ठीक है, सेंधव क्षेत्र में वो यहाँ पे रहे। और ये क्षेत्र कौन सा है? जहाँ पे हड़प्पा के ज्यादातर वो शहर वगैरह देखने को मिलते हैं। अब अपने दो इतिहासकार हैं, राजा राम और नटवर झाम। जब ये लोग यहाँ पे गए तो सेंधव क्षेत्र से इनको एक मोहर मिलती है, उस मोहर पे बना हुआ एक घोड़ा, ठीक है। अब इन उस घोड़े को कंप्यूटर से आराम से उसका ग्राफिक के थ्रू जब पता किया भाई ये घोड़ा है, इन्होंने बोला कि जो आर्य आए थे, आर्यों के जीवन में घोड़े का बहुत ज्यादा महत्व है। तो और यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे भी घोड़े का वो मिल रहा है, तो बोले कि ये आर्यों ने बनाया होगा, ठीक है। आर्यों के जीवन में भी घोड़े का बहुत महत्व रहा है, और हड़प्पा सभ्यता में वहां पे घोड़े की ये मोहर मिली है। तो इसके आधार पर इन्होंने बोला कि आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें जो आर्यों का नेता है इंद्र, उसको बोला गया पुरंदर। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है पुरंदर। अब पुरंदर का शाब्दिक अर्थ अगर अपन देखें तो पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किलों को, दुर्गों को ध्वंस करने वाला, उनको तोड़ने वाला। जो किलों को या दुर्गों को तोड़ने वाला है, उसको तोड़ने वाला बताया तो वो निर्माता तो हो ही नहीं सकता ना, वो निर्माता तो नहीं है। तो जब ऋग्वेद में ही सीधा सीधा इस चीज का जिक्र कर दिया कि भाई तोड़ने वाला है ये लोग, निर्माता नहीं है, तो इस आधार पे ये जो इनकी जो अवधारणा है वो सीधी सीधी खारिज ही होती है। इसके अलावा अपन अगर देखें तो जो आर्य हैं वो बेसिकली पशुचारक समाज की तरह थे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में जो समाज मिलता है वो तो कृषि कार्य में संलग्न था, व्यापार वगैरह कर रहे थे वो लोग। तो पशुचारक जीवन को छोड़ के तो वो आगे बढ़ ही चुके थे। दूसरी बात यह है कि जो आर्य हैं उनके पास लिपि का अभाव मिलता है, लेकिन जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है इसके अंदर तो हमको अभी हमने पढ़ा चित्राक्षर लिपि भी देखने को मिली है। तो इस आधार पे हम इस अवधारणा को खारिज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके विपक्ष तरफ होगा। तो इसके अलावा अगली अवधारणा क्या है? तो अगली अवधारणा है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया जाता है। अब इस अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है अपने
रुमिला थापिर और फ्रेयर सर्विस को। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी बलूचिस्तान जो है, वहाँ के जो कृषक ग्रामीण जो समाज है वहां से देखने को मिलेगी। बलूचिस्तान में छोटे छोटे गांव हैं जो कि मुख्यतः कहाँ पे बसे हैं, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पास। उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पे कृषि कर रहे हैं वो लोग, उपजाऊ क्षेत्र है, पानी भी अवेलेबल है, तो कृषि धीरे धीरे ज्यादा होने लगी, कृषि का विकास होता है, सरप्लस होता है, तो यहाँ पे कृषि का विकास हुआ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई तो व्यापार वगैरह स्टार्ट हुआ। अब व्यापार स्टार्ट होता है तो व्यापार का विकास हुआ तो उससे संबंधित जो बाकी भी क्षेत्र हैं उनका भी विकास होता है, शिल्पियों का विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वह विकास जब व्यापार का भी हो गया, बाकी चीजों का भी हो गया, तो जो कृषि है उसमें इन्होंने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया ना, धातु के जो हल हैं उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो प्रोडक्शन है जो अनाज का वो और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इनके पास इतना ज्यादा मात्रा में अनाज होने लगा कि इनको स्टोरेज करने की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने स्टोरेज वगैरह के लिए जो अन्नागार वगैरह बनाए। मोहनजोदड़ो में अभी अपन ने शुरुआत में देखा ही कि मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार वगैरह बनाए हुए हैं। इसके बाद में अब जब व्यापार बढ़ रहा है तो व्यापार से संबंधित जो लेखा जोखा है उसको लिखने के लिए लिपि का विकास करना पड़ेगा। तो इसी टाइम पर यहाँ पे लिपि का विकास होता है, लिपि का विकास होता है और धीरे धीरे जो व्यापार की चीजों को, अब भाई अपन गेहूं ले रहे हैं तो माप तोल के लेते हैं ना, तो मापने तोलने की जो इकाइयां उनका यहाँ पे विकास स्टार्ट हो गया इस टाइम पे। तो अब इनका जो विकास व्यापारिक संबंध है वो बढ़ने लगे किससे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र से, तो बाकी सभ्यता है उनसे इनका व्यापारिक संबंध बनने लगता है इस टाइम पे। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वो अपने जब चरम पर पहुंच चुकी है, इसके बाद में इसका पतन होना स्टार्ट होता है। अब इतनी चरम पर पहुंचने के बाद की सभ्यता का अगर पतन हो रहा है तो कुछ वजह रही होंगी और उन वजहों को हम देखेंगे जब इसका पतन हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित जो अवधारणा है उनमें सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त इसकी क्रमिक विकास की अवधारणा को ही है। ठीक है, जो बाकी की जो ये दो अवधारणा हमने यहाँ पे पढ़ी है कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा का हुआ, इसके भी विपक्ष में अच्छे खासे तर्क हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसके भी विपक्ष में तर्क मिल गए। लेकिन क्रमिक विकास से जो ये सिद्धांत वाला है इसके विपक्ष में ज्यादा ठोस तर्क है नहीं, क्योंकि ये काफी हद तक सही लगता भी है और यही सबसे ज्यादा मान्य भी है आज के टाइम पे। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं प्रसार इसका, क्योंकि जो ज्यादातर सवाल है, ठीक है, ज्यादातर जो सवाल है वो आते हैं प्रसार वाले क्षेत्र से कि इसका प्रसार कहाँ पे इसकी साइट से, उन साइट्स पे क्या क्या चीजें मिली हैं। उद्भव वाला क्षेत्र जो है वो हम कर चुके हैं, अब हम प्रसार करने वाले इसके बाद में विशेषताएं, पतन और निरंतरता करेंगे। जो पतन जो है वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इतना चरम पर पहुंचा दिया पतन क्यों। फिलहाल हम पढ़ते हैं प्रसार, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो ज्यादातर सवाल यहाँ से उठाते हैं। 10 में से लगभग 8 सवाल अगर आ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से तो वो प्रसार से आता है कि प्रसार कहाँ पे है, क्या क्या मिल रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो चलो प्रसार देखते हैं। देखो पहले जो है क्या है कि मुख्यतः जब हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा का जो मेन शहर वगैरह है वहां पे जब खुदाई करी, सिंधु नदी के आसपास के इलाके में ज्यादातर शहर मिल रहे थे। उसके आधार पर इसको नाम दिया गया कि ये सैंधव सभ्यता है। सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास पे पनपी हुई सभ्यता। लेकिन जब फर्दर खुदाई वगैरह स्टार्ट हुई आगे भी, तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो शहर हैं, जो इसके अवशेष हैं, जो उस टाइम के जो शहर थे वो उत्तर प्रदेश तक मिलते हैं, नीचे महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर तो वहां से सिंधु जा ही रही है, बाकी बलूचिस्तान तक भी आराम से मिल रहे हैं। तो इतनी दूरी तक अगर ये है तो किसी क्षेत्र विशेष इसका नाम रखना सही नहीं है। तो इसका ज्यादा उपयुक्त जो नाम है फिर वो ये क्या पड़ा, ये हड़प्पा सभ्यता नाम होगा। अब ये नाम पढ़ने की वजह क्या है, तो जो सबसे पहला जिस शहर की उत्खनन हुआ वो था हड़प्पा। ठीक है, उस जगह पे इसका उत्खनन हुआ। दयाराम साहनी वो हैं जिन्होंने वो वहां पे इसका उत्खनन किया है, दयाराम साहनी, और उस जगह के नाम पे इसका नाम अब हड़प्पा चलता है। ठीक है, अब इसका विस्तार अगर अपन देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, मेन जो सबसे किनारे के जो है ना, नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट में सबसे, इधर वेस्ट में सबसे ज्यादा। सबसे नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास में इसका मांडा नाम से एक इसका साइट है, वहां पे देखने को मिलेगा। सबसे साउथ में अगर आओगे तो महाराष्ट्र का देमाबाद देखने को मिल जाएगा। सबसे ईस्ट में पूर्वी दिशा में अगर जाओ, अपने यूपी में आ जाओगे तो आलमगीरपुर में सबसे पूर्वी इसकी साइड देखने को मिली। और सबसे अगर पश्चिमी साइड पे जाओगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, सुतकांगेडोर, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में देखने को अपन को मिलेगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो है। ठीक है, अच्छा, अगर मैप पे अगर इसको आप लोकेट करोगे तो ये त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता है। ठीक है, ये एक सवाल भी आया हुआ है शायद कि किस आकृति का निर्माण करता है, तो त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता है। अब इसके प्रसार से संबंधित बाकी चीजें देख लेते हैं।
तो जो पहला शहर है वो है अपना हड़प्पा, जिसको अभी अपन ने देखा ही था, सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी। उसकी खुदाई कहाँ पे हुई? तो जो रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी के पास में इसका उत्खनन हुआ। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, कब किया? 1922 में इसका उत्खनन देखने को मिलता है। यहाँ पे और क्या है? कब्रिस्तान R37। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है जो हड़प्पा सभ्यता कालीन में, जो भी बाकी जगह है वहां के मुकाबले। R37 इसका नाम दिया गया है। और क्या मिलता है यहाँ पे? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जो उर्वरता की देवी उसको माना जाता है, जो एक फीमेल की मूर्ति है जिसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया। तो यूं माना जाता है कि प्रकृति देवी एक तरह से है, ठीक है, उर्वरता की देवी उनको माना जाता है। और यहाँ पे स्वास्तिका का चिन्ह, स्वास्तिका का चिन्ह जो अपने ये साथ से बोलते हैं अपन को उसको, ठीक है, ये जो स्वास्तिका का चिन्ह है ना, ये यहाँ पे स्वास्तिका का चिन्ह भी देखने को मिला है। और क्या मिला है यहाँ पे? प्रसादन बॉक्स। अब ये देखो, प्रसादन बॉक्स बोले तो, प्रसादन बॉक्स बोले तो मेकअप का, मेकअप किट। भैया इतनी बड़ी शहर बस जाए, ठीक है, और मेकअप ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो पार्लर वगैरह तुम मत रोका करो किसी को। पार्लर की शुरुआत 4,500 साल पहले से हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में अगला शहर कौन सा आता है? तो जो अगला शहर है जिसकी खुदाई हुई फिर, वो क्या है? मोहनजोदड़ो। काफी फेमस नाम है, हमने सबने सुना है, मूवी भी आई ऋतिक रोशन की। तो इसका उत्खनन होता कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे पे, सिंधु नदी के आसपास में इसका उत्खनन होता है। किसने किया? राखलदास बनर्जी है जिन्होंने इसका उत्खनन किया। यहाँ पे जो चीजें देखने को मिलती है, एक तो बृहद स्नानागार देखने को मिलता है, एक बड़ा सा तालाब टाइप में बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब सामूहिक रूप में स्नान वगैरह कर सकते हो। मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ पे, कांसी की नृतिका की मूर्ति मिलती है, पशुपतिनाथ जो है उनकी मूर्ति मिलती है, यहाँ पे तराजू मिलता है। पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं अपन? शिव जी को बोलते हैं ना, अभी से शुरुआत है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बृहद अन्नागार भी मिला है, जो कि इसमें लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलता है? एक बृहद अन्नागार भी, यहाँ पे एक बृहद अन्नागार भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो के नाम पे ये चीजें याद कर लेना, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित जो शहर है उनमें ये कुछ इंपॉर्टेंट शहरों में आता है। ये हो गया कालीबंगा, हो गया लोथल, हो गया राखीगढ़ी, हो गया। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट शहरों में आते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके लिए एक जो ट्रिक है जो मैंने बनाई है वो बताता हूँ, कि मोहन जो है, मोहन जोहड़ में नहाकर, जोहड़ में स्नान करके, देवी की मूर्ति की पूजा करके फिर ही अन्न ग्रहण करता है, ठीक है। मोहन से मोहन हो ही गया, जोहड़। अब जोहड़ क्या होता है? जो अपने राजस्थान हरियाणा साइड के बच्चे हैं वो तो समझ रहे होंगे, जोहड़ का मतलब होता है तालाब, ठीक है, या जहाँ पे मतलब तालाब से आप सीधा यहाँ पे समझ जाओगे कि भाई ये जो बृहद स्नानागार है ना, ये हो गया। तो जोहड़, मोहन जोहड़ में स्नान कर कर मातृ देवी की पूजा करता है और उसके बाद में ही अन्न ग्रहण करता है। अब यहाँ से जो मेनली जो चीजें पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है, अन्नागार हो गया, व्रत स्नानागार हो गया, मातृ देवी की वो हो गई, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद में अपन देखेंगे क्या? चनहुद्रो। तो अगला जो शहर है वो है चनहुद्रो। ये कहाँ पे? सिंधु नदी है, ठीक है, उसके पास में इसका उत्खनन हुआ। किसने किया? अर्नेस्ट मैकेनिस का उत्खनन किया। अब यहाँ पे जो चीजें मिली है वो क्या मिली है? कि एक तो वक्राकार ईंटें मिली, एक तो अपन ने नॉर्मल सीधी ईंटें देखी होंगी, तो इसी वक्राकार जो ईंटें हैं, तो इसी तिरछी हूँ, ऐसी वक्राकार ईंटें यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे छोटे छोटे मनके मिले, जो ये अपन नेकलेस वगैरह बनता है ना, उसमें जो मनके होते हैं, इस टाइप के मनके यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद में लिपस्टिक, मतलब नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे ये चीजें, ना तब ना अब, ठीक है। तो चनहुद्रो में ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए अगर ट्रिक बनानी हो तो क्या होगी? कि चुन्नी पहन के, कोई भी लड़की है जो चुन्नी पहन के, मनकों की माला पहन के, लिपस्टिक लगा के कहाँ गई? सिंधु नदी में बोटिंग करने गई, ठीक है। ऐसा करके कुछ कर लो, क्योंकि देखो मनके हैं, लिपस्टिक है, और फिर इसका जो ये नाम है चुन्नी वगैरह जो अपन बना रहे हैं, ये सारी की सारी जो है मेकअप से संबंधित चीजें हैं। और इसमें ज्यादातर चीजें मिली हुई कुछ वैसी ही हैं, बस एक अलग चीज मिली, वक्राकार ईंट है। तो याद ना हो तो ये ईंट फेंक के मार देना उस लड़की को, और क्या है। तो इसके बाद में आता है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। ये कहाँ मिलेगा? घग्गर नदी। अच्छा, यहाँ पे अगर क्यों लग रहा हो कि भाई सारा शहर पढ़ाया जा रहा है, लोकेशन दिमाग में नहीं आ रही, चिंता मत करो, आगे मैप आएगा उसमें अपन सारी लोकेशन देखते हुए चलेंगे। बाकी जो नदियां हैं इनको डिटेल में ज्योग्राफी के अंदर आपको दीपक सर पढ़ाई देंगे, ठीक है। तो जो कालीबंगा है, घग्गर नदी के पास में इसका उत्खनन हुआ। बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले और कांच की चूड़ियां मिली है, ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले।
अच्छा, कांच की चूड़ियां देखो, जुते हुए खेतों के साक्ष्य वो तो कालीबंगा और नदियों के पास में लगभग कहीं ना कहीं मिल ही जाना था। कांच की चूड़ियां हैं, लगभग हर जगह पे आपको मेकअप का सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब तब से लेकर अब तक वही बात। यहाँ पे आप ये याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो, जो अपना पंजाब है वहां पे बंगा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है चूड़ियों के लिए, चूड़ियों को बोला जाता है बंगा करके, ठीक है। तो कांच की चूड़ियां मिली है, यहाँ पे क्या मिली है, कालीबंगा में बंगा मिली है। अब पंजाब वाले तो समझ रहे होंगे, बाकी अपने वाले थोड़ा याद कर लो भाई, बंगा जो है वहां पे बोलते हैं चूड़ियों को, तो यहाँ पे चूड़ियां भी मिली। अगला शहर क्या है, लोथल, ठीक है। अगला शहर है लोथल। लोथल जो है वो मिलेगा भोगवा नदी के पास में, भोगवा नदी के पास में। इसका उत्खनन किसने किया, ऐसा राव ने, ठीक है। भोगवा नदी के पास में मिलेगा, और ये कहाँ पे है, गुजरात में पड़ता है ये पूरा, ठीक है, इलाका। ये आगे अभी मैप पे अपन पूरा देखते हुए चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। जो यहाँ पे याद नहीं हुआ वो वहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या मिला, यहाँ पे मिला बंदरगाह, धान मतलब चावल, 3 युगल समाधियां मिली है, मतलब 3 लोगों को एक साथ यहाँ पे एक समाधि में डाल के समाधान कर दिया गया। छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला है, जो ये अपन दिशा सूचक यंत्र होता है ना, जो अपना कैंपस, ठीक है, तो वो मिला है छोटी आकृति का यहाँ पे। और क्या मिला, यहाँ पे बाजरे के साक्ष्य भी मिले, चावल के भी और बाजरे के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले। अब इसको लेके भी एक ट्रिक है याद करने की, वो बताता हूँ मैं आपको क्या है, ठीक है। इसको लेके जो ट्रिक है वो है ये रही, लो अब बंदर भी भौंकेगा या फिर चावल खाएगा। लो से आप क्या ले लोगे, लोथल, ठीक है। बंदर से क्या ले लोगे, बंदर का, ठीक है। भोकेगा से क्या आएगा अपने पास, भोगवा नदी। और या फिर यहाँ पे चावल खाओगे तो फिर चावल का समझ में आ जाएगा। बाकी एक जो अपन को बाजरा जो मिला है वो आपको वैसे थोड़ा याद कर लो, वरना अब मैं वैसे बाजरा उठाना चाहो तो वैसे उठा, ठीक है। बाकी ये चीजें ना मेमोनिक वगैरह जो है ये ऐसा एक बार को याद हो जाएंगे, लेकिन अगर जब आप इसको मैप पे जब लोकेशन देखते हुए चलेंगे ना, तो ये बंदरगाह वाला जो पॉइंट है, जैसे कि अब इसकी लोकेशन देख के समझ जाओगे कि ठीक है, समुद्र से इतना पास में कि यहाँ पे बंदरगाह होना मुमकिन है। और एक अपन अंदाजा लगा सकते हैं भाई हाँ, अगर बंदरगाह कहीं था तो फिर ये वो लोकेशन है जहाँ पे हो सकता है। इस तरह की चीजें आगे आपको और मिल जाएंगी मैप के अंदर, ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर अगला जो इसकी साइड मिलती है वो क्या है, सुरकोटदा, ठीक है। यहाँ पे घोड़े की अस्थियां मिली है। मतलब घोड़े की अस्थियां जो है ना, ये मतलब एक तरह अपवाद ही मान लो, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है इन जगहों पे कहीं भी घोड़े के अवशेष बहुत ही रेयरली कहीं मिले। और जिसका एक अपवाद ये है, यहाँ पे घोड़े के अस्थियां मिले, वरना घोड़े का इस्तेमाल का साक्ष्य ज्यादा कहीं मिले भी नहीं है, ठीक है। इसका ये जो है सुरकोटदा, सरस्वती नदी, इसके पास में इसका उत्खनन हुआ, किसने किया, RS बिष्ट ने किया। हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिले, खिलौने। अब तक अपन को कहीं भी खिलौने नहीं मिल रहे थे, खिलौने केवल कहाँ मिले, सुरकोटदा। खिलौने से अगर हम सबने कुटाई खाई है तो भाई ये कोटदा जो है ना, बापू कोटदा, खिलौने के चक्कर में कोटता है बापू, और कुछ नहीं है। फिर घोड़े की जगह हमारी भी अस्थियां मिल जाती हैं ऐसे कहीं। अगला चलता है अपन धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा यार नाम से थोड़ा डरावना लग रहा होगा, इसके ऊपर मूवी भी बनी है धोलावीरा थोड़ा। अब इसकी खुदा इसका जो उत्खनन है वो किसने किया, RS बिष्ट, जिन्होंने पहले सुरकोटदा का किया उन्होंने धोलावीरा का भी उत्खनन किया। RS बिष्ट और एक इनके साथ में है JP जोशी, ठीक है। ये एकमात्र जगह है जहाँ पे आपको स्टेडियम देखने को मिलेगा। उस टाइम पर भी स्टेडियम था, खेल वगैरह होते थे। ये लिपस्टिक का सामान जो इतना मेकअप का सामान मिला वो पहन पहन के जाना कहाँ था, स्टेडियम में तो जाना था। और स्टेडियम कहाँ मिला, धोलावीरा में, ठीक है। यहाँ पे वीर लोग अपनी वीरता दिखाते थे। पहले की मूवी वगैरह देखिए जहाँ पे स्टेडियम के बीच में फाइटिंग वगैरह का सीन चलता था, बॉलीवुड की मूवीज में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। तो जो वीर लोग हैं वो अपनी वीरता दिखाएंगे कहाँ पे, स्टेडियम में दिखाएंगे ना, तो स्टेडियम में भी ये मिल रहा है। तो यहाँ पे एकमात्र स्टेडियम मिल गया। अब इसके बाद में अगली विशेषता क्या है यहाँ की, कि नगर यहाँ पे जो है वो 3 भागों में विभाजित देखने को मिलता है। अच्छा, ये अलग से खासियत है 3 भागों में विभाजित, क्योंकि 2 भागों में विभाजित तो पहले भी देखने को मिल रहे थे, बाकी जो नगर वगैरह है मुख्य नगर वहां पे भी आपको मिल रहे थे 2 उसमें भाग में। पहले क्या था कि भाई जो नगर है वो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में विभाजित होता था। पश्चिमी भाग जो है तो दुर्ग या गढ़ टाइप में बोलते थे, वहां पे शासक वर्ग के जो लोग थे वो रहते थे। और जो पूर्वी भाग था वहां पे निचला शहर बसता था, सामान्य लोग वहां पे रहते थे, ठीक है, आम जनता जो है जैसे कि हम रहते हैं। तो धोलावीरा में ही 3 भागों में विभाजित मिले। हड़प्पा सभ्यता के बाकी जो शहर वगैरह हैं वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2 भागों में विभाजित मिलेंगे, ठीक है।
आप यहाँ पे देखो, दो भागों में विभाजित मिलेंगे। एक भाग है पश्चिमी भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को आप क्या बोलोगे? दुर्ग या गढ़ी। दुर्ग या गढ़ी से समझ ही गए होंगे, यहाँ पे शासक वर्ग रहता था ज्यादातर। और जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे क्या मिलेगा? निचला शहर, सामान्य लोगों के लिए ये इलाका था। मतलब जो ये कारीगर वगैरह हो गए, जो अपन शिल्प वगैरह की बात की थी कि जो व्यापार की वजह से शिल्पों का भी निर्माण हुआ, जो हल वगैरह बना रहे हैं, इस तरह के जो भी शिल्पी वगैरह है, मोती वगैरह बनाना, लिपस्टिक बनाना वगैरह वगैरह, तो सभी आम लोगों के लिए पूर्वी भाग इसमें था। तो यहाँ पे आम लोग रहते हैं। लेकिन जो अपना धोलावीरा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? दो तो है ही है, वेस्ट और ईस्ट तो है ही है, एक तीसरा सेक्शन और है, और वो है साउथ। ठीक है, यहाँ पे एक साउथ सेक्शन और है, यहाँ पे भी सामान्य लोग ही रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दिशाओं में ये बसा हुआ शहर है। अब अगला शहर अगर अपन चलते हैं, अगले साइड जो है वो है रंगपुर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये भादर नदी के पास में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको धान मिलेगा। ठीक है, धान मतलब चावल टाइप में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज देखो, धान इससे पहले अपन को केवल एक जगह पे देखने को मिला, और वो क्या था? लोथल। ठीक है, लोथल में मिला धान, यहाँ पे मिला धान, यहाँ पे मतलब रंगपुर में। अब रंगपुर कौन सी नदी के पास में? भादर। लोथल के पास में क्या था? भोगवा नदी। दोनों के नाम जुड़े जुड़े लग रहे हैं, भोगवा, भादर। यहाँ पे भी धान, वहां पे भी धान। यहाँ पे तो दो ही विशेषता है, यहाँ पे और क्या क्या था? अपन को सवा धान मिले थे तीनों के। ठीक है, बंदरगाह मिल गया था, क्योंकि ये गुजरात में समुद्र के किनारे वाला इलाके में है। ठीक है, तो ये विशेषता वहां पे थी, जो थोड़ी अलग है, लेकिन कॉमन चीज है कि भादर, भोगवा, धान, धान। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला शहर। तो इसके बाद में अगला शहर कौन सा आता है आपका? अगला शहर आता है आपका कोट दीजी। कोट दीजी का आपको जो शहर है वो आपको मिलेगा सिंधु नदी के पास में। कहाँ पे? सिंधु नदी के पास में कोट दीजी। और एक और शहर है सुतकांगेडोर। ठीक है, ये कहाँ मिला? दास्क नदी के पास में। ये सारी की सारी इसके शहर हो गए, साइट्स हो गए, और वहां पे मिली भी चीजें हो गई। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियो को पीछे जाके आपको सारा सारा याद रह जाएगा। बाकी अपन ने कर ही लिया एक बार। तो ये सारे शहर हो गए अब इसके। ठीक है, 10 शहर है, हमने सारे देख लिए। अब इन दोनों में तो कुछ याद करने वाला है भी नहीं। कोट दीजी जो है सिंधु नदी के पास में मिला है, सुतकांगेडोर जो है वो दास्क नदी के पास मिला है। सिंधु नदी के पास में अपन को और भी और शहर मिला था, जहाँ पे अपन ने लड़की वाला म्यूमनिक नहीं बनाया था। ठीक है, जो चुन्नी ओढ़ के जा रही थी तनहुद्रो, वो भी सिंधु के पास में ही था। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं, आप एक बार भी रीडिंग लगाओगे सारा याद हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर इसकी जो टोटल विस्तार है, अगर आप इसको मैप में देखोगे तो वो क्या ट्राइंगल का निर्माण करेगा। तो देखते हैं अपन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अपन ने मांडा देखा था, यहाँ पे शोरतुगई है अफगानिस्तान में। अगर बलूचिस्तान वाले इलाके में आओगे तो यहाँ पे सुतकांगेडोर है, सुतको है, और यहाँ पे एक बालाकोट भी है। बालाकोट तो याद ही हो अपन को, याद ही, पाकिस्तान को भी अच्छे से याद है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात में क्या क्या है? लोथल देखा अपन ने, जहाँ पे बंदरगाह वगैरह मिल गया, 300 एक साथ में दफनाए हुए मिल गए। नदी भी याद है ना, भोगवा नदी, भूलना नहीं है, भोगवा नदी। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को? धोलावीरा मिल गया। इसके बाद में अगर अपन आएंगे महाराष्ट्र में, ठीक है, तो पहले इसका मैं मैप भी बना ही लेता हूँ। फिर यहाँ से इन सबको कवर करते हैं, आप यहाँ आओगे, यूपी को कवर करते हैं, ऊपर चलेंगे, यहाँ से इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोथल वगैरह हो गया, धोलावीरा वगैरह हो गया। ठीक है, अब महाराष्ट्र में आप आओगे तो देमाबाद मिलेगा। ऊपर की तरफ जाओगे यूपी में, यूपी में क्या है अपना? तो उल्लास है। ठीक है, इसके अलावा एक और है आलमगीरपुर है। ऊपर जाके आप वापस मांडा में मिल ही जाएगा। तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल टाइप में बन गया है, ट्राइंगल शेप में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लोगे ना ये साइट इस तरह से भी, तो अच्छे से याद रहेगा। बालाकोट वगैरह तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, वो तो याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी देख लेना। ठीक है, अभी आगे और अपन देखते हैं, मैप में अच्छे से लोकेशन देखते हैं। ठीक है, तो अब इन सब लोकेशंस को मैप पे अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो ये अपना भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सबसे पहले अपन को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे शोरतुगई। अभी अपन ने ट्राइंगल बनाते टाइम देखा ना, शोरतुगई, यहाँ पे शोरतुगई हो गया। फिर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हड़प्पा। सबसे पहले यहाँ पे तो सबसे पहले जिसका उत्खनन हुआ हड़प्पा, रावी नदी के पास में, किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पे क्या मिला था अपन को? कब्रिस्तान R37 नहीं मिला था, ये मिला था। स्वास्तिका भी तो मिला था, और प्रकृति देवी की यहाँ पे मूर्ति मिली थी, नृतिका की मूर्ति मिली थी, कांस्य से की बनी हुई। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। इसके बाद में आपको क्या, ये मोहनजोदड़ो आ गया अपना। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के पास में? सिंधु नदी के पास में। तो सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो तो मिल ही गया, और क्या मिला था? 2 नाम और बताए थे मैंने अभी। ठीक है, एक तो तनहुद्रो मिल गया था अपन को, और इसके अलावा एक कोटदीजी भी मिला था। तो ये सब चीजें याद रखते हुए आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब ये बलूचिस्तान का इलाका आ गया, ये नीचे ये बलूचिस्तान का इलाका है।
यहाँ पे क्या क्या है, सुतकांगेडोर है, ठीक है, ये वो दास्त नदी थी उसके पास में था। और यहाँ पे एक सुतकाको, यहाँ पे एक और भी है, वो क्या है, सुतकाको, ठीक है, और बालाकोट, ये सारे भी इसी इलाके में मिल जाएंगे। चंद्रभुद्रो तो देख ही लिया अपन ने अभी, चंद्रभुद्रो यहाँ पे मिल गया, चंद्रभुद्रो जो ये भी सिंधु नदी के पास में है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, चलो इस वाले मैप पे देखते हैं आगे का। इसके अलावा अगर अपन यहाँ से एंट्री करते हैं, सीधे अपने गुजरात में एंट्री करते हैं, अपन बॉर्डर से होते हुए पूरा घूम के आ जाएंगे और सारे सारे याद भी हो जाएंगे। गुजरात में एंट्री करेंगे तो गुजरात में अपन को क्या क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है अपन को लोथल, जो अपन ने देखा ये बंदरगाह वाले इलाके में आ गया ना, बंदरगाह वाले इलाके में, बंदरगाह वाले इलाके में है, मतलब समुद्र के किनारे वाले इलाके में है, यहाँ पे बंदरगाह मिलने के चांसेस बनते ही हैं, ठीक है। लोथल 3 बार रिवाइज करवा चुका हूँ, लोथल याद हो जाना चाहिए अब तक, वापिस से बोलो एक बार मेरे साथ, लोथल में क्या था, क्या क्या देखने को मिला वहाँ पे। 300 मिला अपन को एक साथ, जिनको एक ही कब्र में निपटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या विशेषता थी, 3 ये मिल गए थे। इसकी ट्रिक भी अपन ने याद की थी, लो बंदर भी भोकेगा या चावल खाएगा, तो यहाँ पे धान भी मिला, ठीक है, और बंदरगाह वगैरह मिल गया। तो ये सब चीजें यहाँ पे याद करते हुए चलना है अपन को वापिस से। और क्या है गुजरात के अंदर अपन को एक और मिलेगा, धोलावीरा। गुजरात में इसके अलावा और क्या मिलेगा, सुतकोटदा, ठीक है, ये याद है अपन को, अभी घोड़े की हत्या अपन ने ढूंढ के निकाल दी थी। और कोटदा से बाबू कोटदा, किसके लिए, खिलौनों के लिए, खिलौने किसका, हल्का खिलौना मिला था मिट्टी का। तो ये सब चीजें यहाँ पे गुजरात में ये सारी साइट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो अपना महाराष्ट्र है, यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, देमाबाद मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आप जाओ सीधा यूपी वाले इलाके में, यूपी वाले इलाके में आओगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक तो उल्लास मिल जाएगा। इसके अलावा आलमगीरपुर भी मिला था अपन को, ठीक है। इसके जस्ट पास में हरियाणा है, हरियाणा में बनावली आ गया, यहाँ पे राखीगढ़ी आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसके जस्ट पास में अपने आ जाओ नीचे राजस्थान में, अब हरियाणा राजस्थान पास में तो है ही, अलवर वगैरह से अपन बॉर्डर भी शेयर कर ही रहे। तो राजस्थान में आपको मिल जाएगा कालीबंगा वगैरह, कालीबंगा से क्या निकाल के लाया था अपन, बंगा, चूड़ियाँ, पंजाबी वर्ड याद है ना, हाँ, तो कालीबंगा आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हरियाणा में एक और है जो है बनावली, ठीक है, तो कालीबंगा हो गया, बंगा वाला याद है ना, चूड़ियाँ, पंजाबी वर्ड जो था अपन ने देख लिया था उस टाइम पे, तो ये सब हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखो तो मांडा, अपन ने स्टार्टिंग में जब मैप बनाया था अभी, मांडा देखा था सबसे ऊपर की साइड में, मांडा, ठीक है। भारत में जो इसकी ये अपने जो आसपास का जो इलाका है इसमें सबसे ऊपर ये है, वैसा देखा जाए तो सबसे ऊपर क्या आ गया, सोरतुबे इसकी सबसे ऊंची साइड होगी, सबसे नॉर्थन साइड सोरतुबे हो गई। तो अपन ने यहाँ पे मांडा देख लिया, देखा था ना अपन ने वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, ऊपर ऊपर मांडा था, यहाँ पे आलमगीरपुर था, नीचे क्या था, लोथल नहीं, लोथल नहीं था, यहाँ पे क्या था बताओ, देमाबाद था, ठीक है। और फिर अपन को सबसे वेस्टर्न में क्या मिला था, बताओ वेस्टर्न में क्या मिला था, कमेंट करो, वेस्टर्न में क्या मिला था, सुतकांगेडोर, ठीक है। तो अपन को ये सारी चीजें मिली इस तरह से, और ये लोकेशन है। हर एक सिटी का, हर एक साइट का अपन विशेषता पढ़ चुके हैं, कहाँ पे क्या मिला है। अगर अभी भी नहीं याद हुआ, एक बार वीडियो पीछे जाकर रिवाइज करो, नहीं होता है कमेंट करो, इसके ऊपर फिर से अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, केवल इनको याद करने के लिए अलग से, ठीक है। तो ये इसकी खास जो भी वो है साइट्स हैं वो सब आ गई। अब अपन ने जो स्टार्टिंग करी थी पढ़ने की, उसमें अपन सबसे क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक, इसका अपन इसका उद्भव के संबंधित जो उदाहरण है वो क्लियर कर लिया, अपन इसका प्रसार कर लिया, और अब अपन को करनी इसकी विशेषताएं करेंगे अब अपन इसके अगले लेक्चर में, क्योंकि अपन को लेक्चर ज्यादा बड़े नहीं रखने, ज्यादा बड़े हो जाएंगे सारे फैक्ट्स एक्स में आ जाएंगे, आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी, और मेरा क्या, मैं एक बार में करवा के निकल जाता हूँ सारा, लेकिन नुकसान आप ही को होगा उससे, फिर एक बार में सारा याद करो, सारा लोड एक साथ आ गया। ऐसे तो किताब ही है, किताब उठा के पढ़ लो एक बार में। अपन इस तरह से लेके चलेंगे कि आप लोगों के दिमाग पर प्रेशर बने ही ना ज्यादा, आपको आसानी से सारी चीजें हंसी मजाक में सब कुछ याद होता रहे, ठीक है। तो अगली बार अपन जैसे विशेषता देख लेंगे, उसके साथ क्या देख लेंगे, पतन और निरंतर, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। ये निरंतरता 2-4 लाइन की बात है, पतन वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में इससे जो संबंधित जो सवाल आए हुए हैं थोड़े बहुत वो लगा लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाएगी अपनी, जो अपन ने याद किया वो भी चेक हो जाएगा कैसा याद हुआ है, ठीक है। ये आज का लेक्चर, धन्यवाद, जुड़े रहो विद्यादीप एडवर्स पर।